Welcome all. Welcome to Move to Study. This is the video for the class 8, the trial history and civics for ICSE middle school by जयंती सेन गुप्ता. आज इसका हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें. कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करके सुझाव दें जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकें. आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल. अब ब्रिटिश पावर बंगाल में कैसे कैसे बढ़ी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो चैप्टर 6 था, इंडिया में कैसे इंडिपेंडेंट पावर्स आ गई थी, छोटे छोटे राज्य बन गए थे, छोटी छोटी पावर्स आ गई थी. अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ने अपनी पावर को कैसे कैसे बढ़ाया बंगाल में. द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. पहले तो जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में आए कैसे. द ब्रिटिश केम फर्स्ट टू इंडिया एज अ ट्रेडर इन 17th सेंचुरी. 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश आए ट्रेडर बन के इंडिया में, ट्रेडर की तरह आए. However, by the middle of the 19th century, the British succeeded in eliminating all their rivals and established all India Empire. 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया में आए एज अ ट्रेडर. एज अ ट्रेडर का मतलब वो सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करने आए थे, ट्रेड करने आए थे. उनका मेन मकसद क्या था? ट्रेड करना. उसके बाद उन्होंने धीरे 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 अपने आप को इस्टेब्लिश करा और यहाँ पे जितनी और भी यूरोपियन पावर्स थी सबको हराया. हराने के बाद उन्होंने इंडिया पे अपना अंपायर खड़ा कर दिया. इन देयर स्क्रैम्बल फॉर द पॉलिटिकल पावर्स, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल प्रूव टू बी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन फॉर द ब्रिटिश. अब इसी जद्दोजहद में कि अपनी पावर इस्टेब्लिश करनी है इंडिया में, तो जो बंगाल का कॉन्क्वेस्ट हुआ था ना, जब उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया तो वो एक माइलस्टोन की तरह उभर के आया और उसने ब्रिटिशर्स की पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. उसी के बाद ही ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे धीरे 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 कब्जा चालू कर दिया था. इट सेट द स्टेट फॉर फर्दर कॉन्क्वेस्ट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल एज द रूलर इन इंडिया. वही एक स्टेप था. जब बंगाल पे कब्जा कर लिया तो उसके बाद उन्होंने धीरे पूरे पूरे इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया और रूलर बन के उभरे इंडिया के लिए. ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. In 1600, a company popularly known as the English East India Company was established by a small group of British merchants. 1600 में एक कंपनी बनी जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी. कंपनी बनाई किसने थी? एक छोटा सा ग्रुप था, अंग्रेज़ों की तरफ से आए थे, ब्रिटिशर्स थे. ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स थे, बेसिकली व्यापारी थे. उन्हीं ने एक कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश करी इंडिया में आके, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ वन ग्रांटेड द कंपनी एक्सक्लूसिव पावर टू ट्रेड विद द ईस्ट. अब क्या हुआ, जो क्वीन थी उस टाइम पे इंग्लैंड की, आपकी एलिजाबेथ वन थी क्वीन, उन्हीं ने कंपनी को कहा कि आपको मैं राइट्स देती हूँ, आप जाइए ईस्ट में ट्रेड करिए. तो वो क्वीन की परमिशन से ही वो कंपनी बनी थी और क्वीन की परमिशन से ही इंडिया में आके ट्रेड कर रहे थे. द कंपनी मेड एनॉर्मस प्रॉफिट बाय बाइंग ईस्टर्न गुड्स एंड सेलिंग देम एट द हाई प्राइस इन द यूरोपियन मार्केट. अब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था. वो क्या करते थे, इंडिया से माल खरीदते थे और बाहर जाके यूरोप में बेचते थे. जब वो इंडिया से माल लेके यूरोप में बेचते थे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था. द क्वीन रिसीव अ शेयर ऑफ कंपनीज प्रॉफिट. अब क्या था, क्वीन को जो भी कंपनी में प्रॉफिट होता था उसका शेयर मिलता था. क्वीन भी खुश थी. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन 1612. ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश की थी उसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप करी? सूरत में सेटअप करी पहली फैक्ट्री 1612 में. इट वॉज अ ट्रेडिंग सेटलमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ वेयर हाउस फॉर गुड्स, एन ऑफिस फॉर कीपिंग रिकॉर्ड एंड रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी. बेसिकली एक छोटी सी फैक्ट्री टाइप की बनाई गई. उसमें था क्या, एक ट्रेडिंग सेटलमेंट इसको आप बोल सकते हैं, छोटा सा बनाया गया उस वक्त. उसमें एक वेयर हाउस बनाया गया, उस वेयर हाउस में सामान रखा जाता था, गुड्स रखे जाते थे. एक ऑफिस बनाया गया, उस ऑफिस में रिकॉर्ड होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर्स वगैरह, क्या सेल हुए क्या बेचा, उस सबसे डिटेल्स में वहाँ पे होता था. और एक रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाया गया, मतलब लोगों के रहने के लिए क्वार्टर बनाया गया, जो एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी में काम करते थे उनके रहने के लिए. नथिंग वॉज मैन्युफैक्चर इन दिस फैक्ट्री. और वो लोग कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, वो इंडिया से सामान लेते थे और बाहर जाके बस बेचते थे, इतना वो काम करते थे. बाय 1623 द ब्रिटिश हैज़ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत,
ब्रोच, अहमदाबाद, आगरा एंड मसूलीपट्टनम। और 1623 तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे उनका जब कारोबार बढ़ने लगा तो कारोबार बढ़ाने लगे वो, और अच्छा, सूरत में भी फैक्ट्री डाल दी, ब्रोच में डाल दी, अहमदाबाद में डाल दी और मसूलीपट्टनम में डाल दी। फिर एक बंदा आया सर थॉमस रोज इसका नाम था, वो ब्रिटिश का एम्बेसडर था, द ब्रिटिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचा, हैड ऑब्टेन मेनी ट्रेड कंसेशन फॉर द कंपनीज फॉर द मुगल। अब वो जहांगीर के कोर्ट में गया और जहांगीर से बात करी कि हम लोग यहाँ ट्रेड करना चाहते हैं और हमको थोड़ी बहुत सहूलियतें दे दी, हम लोग ट्रेड करेंगे और हम लोग आपको टैक्स पे करेंगे उसके मुताबिक। तो जहांगीर राजी हो गया और थॉमस रो को परमिशन दे दी और ट्रेड की कंसेशन भी दे दी और थोड़ी बहुत छूट दे दी और ट्रेडिंग चालू हो गई। इन 1639 मद्रास नॉ चेन्नई वॉज गिवन टू द ब्रिटिश बाय द लोकल रूलर। अब क्या हुआ, 1639 ब्रिटिश के कदम धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के कदम जमना चालू हो गए थे। तो मद्रास का जो लोकल रूलर था उसने क्या किया, उसने चेन्नई दे दिया किसको, ब्रिटिशर्स को। दे स्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेटलमेंट विच दे फोर्टिफाइड एंड नेम इन फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब उन्हीं ने मद्रास में एक ट्रेडिंग सेटलमेंट बेसिकली फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री को थोड़े दिन के बाद किला बंदी कर दी, चारों तरफ फोर्टिफाइड कर दिया और उसको किला बना दिया और वो कहलाने लगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। इन 1688 चार्ल्स सेकंड गेव कंपनी एट अ नॉमिनल रेंट ऑफ £10 per year the island of Bombay, which he had received as a dowry when he had married a Portuguese princess। अब क्या हुआ, 1688 में जो चार्ल्स सेकंड थे उन्हीं ने शादी करी पोर्चुगीज प्रिंसेस थे। तो पोर्चुगीज के पास था बॉम्बे, पोर्चुगीज ने दहेज में बॉम्बे किसको दे दिया, चार्ल्स को, कि आप बॉम्बे रखिए और आप बॉम्बे से ट्रेड करिएगा। तो चार्ल्स ने क्या दिमाग लगाया, चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया बॉम्बे ट्रेडिंग करने के लिए कि तुम लोग ट्रेड करना, और साल में 10 पाउंड उसको टैक्स देंगे, मतलब किराया दोगे, बेसिकली रेंट पे दे दिया बॉम्बे कि यहाँ तुम बिजनेस करो और साल में 10 पाउंड किसको दोगे, चार्ल्स सेकंड को दे दोगे। इन कोर्स ऑफ टाइम बॉम्बे बिकम द चीफ सेटलमेंट ऑफ द ब्रिटिश ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, ब्रिटिशर्स अपने आप को मजबूत करते चले गए, ट्रेडिंग उनकी बहुत अच्छी होने लगी, प्रॉफिट कमाने लगे और उन्होंने बॉम्बे को भी अपना ऑफिस बना लिया, हेड ऑफिस बना लिया, चीफ कह सकते, चीफ सेटलमेंट उनका बन गया था वो। इन 1690 द ब्रिटिश ट्रेडिंग सेटलमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड फोर्टिफाइड इन कलकत्ता, इट वॉज नेम फोर्ट विलियम। अब क्या हुआ, 1690 में वो और आगे बढ़े, कलकत्ता में पहुंचे, कलकत्ता में उन्होंने एक सेटलमेंट स्टार्ट करा, उसको चारों तरफ से किलाबंदी करी, किला बनाया, नाम रखा फोर्ट विलियम्स। तो ब्रिटिश धीरे धीरे तरक्की करते चले जा रहे थे। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिटिश सेटलमेंट इन साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न रीजन। अब क्या हुआ, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता ये तीनों अलग अलग हेडक्वार्टर बन के उभरे, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन में। ईच ऑफ दीज हेडक्वार्टर्स नोन एज प्रेसिडेंसीज। अब ये तीनों हेडक्वार्टर को प्रेसिडेंसीज बोला जाने लगा और वॉज प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट, और तीनों के तीनों किसके अंडर आते थे, गवर्नर के अंदर आते थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 18th century several British trading companies had joined together and formed one company called United Company of Merchants of England Trading to the East। अब क्या हुआ, जैसे जैसे 18वीं सेंचुरी की तरफ बढ़ने लगे तो बहुत सी छोटी छोटी ब्रिटिशर्स कंपनीज थी, उन्होंने हाथ मिलाया, एक संगठन बनाया बड़ा सा, और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो बात हमने करी थी अभी किसकी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहाँ पे फ्रेंच भी तो मौजूद थे। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म इन 1664। तो फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1664 में बनी। इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया वॉज बेस्ड इन पुणे, नाउ पौंडुचेरी, बेस्ड इन पौंडीचेरी, नाउ पुडुचेरी। हेडक्वार्टर उन्होंने कहाँ बनाया, अपना पौंडीचेरी में बनाया, अब उसको पुडुचेरी बोला जाता है। इट वॉज इस्टेब्लिश ट्रेड सेटलमेंट इन सूरत, मसूलीपट्टनम, चंदरनगौर, माहे। तो अब इन्हीं ने भी धीरे धीरे कारोबार करना चालू करा, फ्रेंच ने वहाँ पे, तो धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियाँ भी इस्टेब्लिश करना चालू करी। सूरत में बनाई पहली फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम पहुँचे, चंदरनगौर में पहुँचे, माहे में, तो इन्हीं ने भी अपनी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी।
फ्रेंच अराइव इन इंडिया, द ब्रिटिश वर ऑलरेडी सेटल अलोंग द कोस्टल रीजन। अब जब फ्रेंच यहाँ इंडिया में काम करने आए, ट्रेडिंग करने आए, तो समुद्री एरिया पे पहले ही ब्रिटिश का कब्जा था। ब्रिटिश समुद्री एरिया पे पहले ही अपनी अपनी फैक्ट्री सेटल कर चुके थे। हुआ क्या? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच लड़ाई टकराव होने लगा। बाय द 18th सेंचुरी द टू मेजर यूरोपियन पावर्स इन इंडिया वर ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। अब 18 सेंचुरी तक दो ही मेन यूरोपियन पावर थी इंडिया में जो ट्रेड कर रही थी, एक थी ब्रिटिश और एक थी फ्रेंच। द पोर्चुगीज बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी हैज लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस एज वेल एज देयर मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड। पोर्चुगीज जो वहाँ पे ऑलरेडी थे पहले, ब्रिटिशर्स से भी पहले थे, लेकिन वो वहाँ पे अपना दबदबा खो चुके थे। उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो मोनोपोली या ट्रेड में मोनोपोली ला रखें। तो इंडिया में बस दो ही पावर उस टाइम थी यूरोपियन, एक आपकी ब्रिटिश थी और एक आपकी फ्रेंच थी। द डच हैड ऑल्सो बीन एज आउट ऑफ द कंपटीशन बाय द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। और डच जो थे उनको भी बाहर लात मार दी थी ब्रिटिशर्स ने। तो कंपटीशन अब ट्रेड का जो बचा था, दो ही यूरोपियन में बचा था, एक थी ब्रिटिश और एक थी फ्रेंच। द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वर बोथ इक्वली डिटरमाइंड टू एस्टैब्लिश द ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। दोनों लोग चाहते थे कि ट्रेड मोनोपोली हो। मोनोपोली का मतलब है वो चाहते थे पूरा का पूरा ट्रेड पे कब्जा हम कर लें, और फ्रेंच चाहते थे पूरा का पूरा हम कर लें, ब्रिटिश चाहते थे हम कर लें, उन्हीं का सिक्का चले वहाँ पे। एन इंटेंस कंपटीशन फॉलोड, दे बिकेम आर्क राइवल इन ट्रेड एंड दिस राइवली इवन लेड टू द वॉर। अब क्या हुआ, दोनों में कंपटीशन होने लगा। ये कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ता चला गया कि वॉर की नौबत आ गई। A power struggle became inevitable as their commerce very intensified and the French tried to secure and use the political influence to raise the British trade। अब क्या हुआ, ये धीरे 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 ये जो कॉमर्स और ट्रेड की लड़ाई थी ये वॉर में तब्दील होने लगी थी। और फ्रेंच क्या कर रहे थे, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ला रहे थे वहाँ पे ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, पॉलिटिकल सपोर्ट ला रहे थे। द कॉमर्शियल rivalry बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच इन इंडिया वॉज aggravated by the fact that these two companies were the political rival in Europe। पॉलिटिकल राइवलरी कहाँ चल रही थी उनकी, बेसिकली यूरोप में भी ये दोनों आपस में लड़ ही रहे थे। तो वही पॉलिटिकल राइवलरी को यूज़ कर रहा था फ्रेंच ब्रिटिश को हराने के लिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मुगल पावर एंड द अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री, दे फॉट 3 wars इन इंडिया टू इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी। उन्हीं ने मुगल को देखा कि मुगल तो बहुत कमज़ोर हैं, कुछ कर पाएंगे नहीं। ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़ने लगे। इंडिया में उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, बेसिकली 3 लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने इंडिया में, और वो कहलाती हैं कार्नेटिक वॉर। किसने, फ्रेंच और ब्रिटिश में आपस में इंडिया में 3 लड़ाई हुई, जिनको बोलते हैं हम लोग कार्नेटिक वॉर। दीज वॉर आर रिफर टू एज द कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉज द नेम गिवन टू द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स इंटरलैंड। तो कार्नेटिक नाम दिया गया था कोरोमंडल कोस्ट को और इसके इंटरलैंड को। The outcome of these 3 Carnatic wars saw the British establish their political influence over the Carnatic। आउटकम ये था कि फ्रेंच हार गया था, ब्रिटिश मजबूत हो रहा था, और ब्रिटिश ने फ्रेंच को बुरी तरह हरा दिया था। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ, जो फ्रेंच का जो सपना था इंडिया के ऊपर अपनी ट्रेडिंग करने का या इंडिया के ऊपर अपना एम्पायर खड़ा करने का, वो पूरी तरह ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया। कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच को बुरी तरह हरा दिया। Freed of all European rivals, the English East India Company, with the help of the army and its vast resources in India, now set to conquer the India। कार्नेटिक वॉर को हराने के बाद अब कोई यूरोपियन ब्रिटिशर्स के सामने नहीं था। जितने भी यूरोपियंस थे सबको ब्रिटिशर्स ने पटक दिया था। अब अकेले वो ट्रेड कर रहा था। अब उसने ट्रेड में मोनोपोली बना ली थी। अब जब उसने ट्रेड में मोनोपोली बना ली, इंडिया में वो अकेले ट्रेडिंग कर रहा, तो अब उसने देखा कि धीरे धीरे उस अपनी पावर को उसने और बढ़ा रहा था। अब वो देख रहा था कि वो इंडिया को अपने काबू में कर सकता है। तो यहीं से बेसिकली उसका पहला स्टेप स्टार्ट हो गया। अब वो इंडिया को कॉन्कर करने की सोच सकता था। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। अब ब्रिटिश की पावर कैसे कैसे बंगाल में बढ़ रही है, अब उसके बारे में बात करते हैं। बंगाल इन द 18th सेंचुरी वॉज द रिचेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्रोविंस इन इंडिया। 18वीं सेंचुरी में बंगाल को सबसे ज़्यादा रिचेस्ट माना जाता था, सबसे ज़्यादा फर्टाइल माना जाता था। बेसिकली क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड उस वक्त कहाँ होता था, बंगाल में होता था। ट्रेडर्स बाहर से आते थे बंगाल में ट्रेडिंग करने, और उस वक्त बंगाल को बहुत रिचेस्ट माना जाता था। known as the paradise of the earth, known as the paradise of the earth, the province of the Bengal
attracted traders from the Holland, France and England. अलग अलग ट्रेडर्स आते थे बंगाल में, कहाँ कहाँ से, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड से. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम दीज कंट्रीज एस्टेब्लिशमेंट ट्रेडिंग सेटलमेंट इन बंगाल विच बिकेम अ प्रॉफिटेबल बेस फॉर देयर ट्रेड एंड द कॉमर्स. अब यूरोपियंस, बहुत सी यूरोपियंस कंपनीज आई बंगाल में, जिन्होंने अपना ऑफिसेस वहाँ पे डाले और वहाँ पे अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करी, और वहाँ से वो सामान लेते थे बंगाल से और जाके बाहर यूरोपियन कंट्रीज में बेचते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होता था. इसलिए बंगाल को पैराडाइज ऑफ द अर्थ माना जाता था कि वहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा था. ट्रेड और कॉमर्स के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छी जगह थी वो. द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉस्परस ऑफ द यूरोपियन सेटलमेंट वॉज द ब्रिटिश सेटलमेंट एट द कलकत्ता. अब जितनी भी यूरोपियन आए, उनमें सबसे बड़ा सेटलमेंट किसने किया, सबसे बड़ा सेटलमेंट करा था किसने, वो आपके ब्रिटिशर्स थे. उन्होंने कलकत्ता में करा. इन 1717 द मुगल एम्परर फारूक सियार इशूड अ फरमान ग्रांटिंग द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू कैरी ऑन ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. अब क्या हुआ, 1717 में जो मुगल एम्परर था उस वक्त, फारूक सियार, उसने एक फरमान जारी करा. अब उस फरमान में क्या था, उस फरमान में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करा कि आप यहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं. कहाँ, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में. दिस मीन दैट द कंपनी could export and import goods from and to these provinces without paying taxes to the government. इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से माल ले सकती है, माल दे सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है इन प्रोविंसेस में, गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स दिए बिना. मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देने की उनको ज़रूरत नहीं है अगर वो इन 3 प्रोविंसेस से काम कर रहे हैं. दे वर गिवन राइट टू इशू द पासेस और द दस्तक फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ देयर गुड. और उनको ये परमिशन दे दी कि आप पासेस बना लिए या दस्तक बना लिए और अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए. कोई कुछ पूछे तो आपके पास पास होगा अगर, तो आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके पास अगर दस्तक से या टैग पास है तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं टैक्स की. द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी वर परमिटेड टू कैरी ऑन प्राइवेट ट्रेड. कंपनी जो थी उसके एम्प्लॉयज़ को कहा गया कि अगर आप चाहें तो अलग से भी ट्रेड कर सकते हैं, प्राइवेटली ट्रेड कर सकते हैं, बट दे वर नॉट इंटाइटल टू द कंपनीज प्रिविलेज. लेकिन आपको कंपनी की सहूलियत नहीं मिलेगी. मतलब क्या है, आप अलग से ट्रेड तो कर सकते हैं लेकिन कंपनी की सहूलियत नहीं मिलेगी. मतलब जो ड्यूटी टैक्स आपको नहीं देना पड़ रहा, मतलब कंपनी जो टैक्स नहीं दे रही है, तो अगर आप अलग से काम करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो दे हैड टू पे द टैक्सेस लाइक अदर इंडियन मर्चेंट. कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना है, इंडियन मर्चेंट है उनको टैक्स देना है. और अगर अलग से आप कोई काम करते हैं ब्रिटिशर्स कंपनी से हट के, ईस्ट इंडिया कंपनी से हट के, तो टैक्स देना है. द कंपनी मेड एनॉर्मस प्रॉफिट इन कोर्स ऑफ टाइम. द कंपनी बिगैन टू इंटरफेयर इन द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन रूलर. अब क्या हुआ, जब टैक्स नहीं देना है ना, प्रॉफिट हो गया ज़्यादा, कंपनी ने खूब प्रॉफिट कमाया, माल खरीद फरोख्त कर रही है, इधर से उधर बेच रही है और टैक्स देना नहीं है उसको. अब जब जैसे जैसे कंपनी बढ़ती चली गई, अब उन्होंने क्या करा, इंडियन पॉलिटिक्स में घुसने लगे. दूसरे जो इंडियन रूलर्स होते थे उनकी अंदर के जो भी इंटरनल मैटर होते थे उसमें दखल अंदाजी करने लगे. बाय सपोर्टिंग वन रूलर अगेंस्ट अदर. अब किसी रूलर की किसी रूलर से लड़ाई चल रही तो एक रूलर को सपोर्ट करेंगे और अगले को हरा देंगे, तो अब उस रूलर के साथ मिल जाते थे ये. तो ऐसे करके ये धीरे धीरे दे मेड टेरिटोरियल मॉनिटरीज एंड पॉलिटिकल गेन. तो अब ये पॉलिटिकल गेन प्रोवाइड करने लगे थे, पैसा भी मिलने लगा था, अगले रूलर के साथ रहते थे, अपनी आर्मी उसको देते थे, दूसरों को हरवा देते थे, तो उससे पैसा भी लेते थे और जगह भी लेते थे वहाँ उसके वहाँ रुकने के लिए. तो अब ये क्या हो रहा था, फ़ायदा उठा रहे थे चीज़ों का. देयर इंटरफेरेंस soon turned into active involvement and they established foundation of British rule in Bengal by the middle of the 18th century. अब ये जो इनका इन्वॉल्वमेंट था ना दूसरे दूसरे रूलर्स के बीच में, अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगा और इन्हीं ने क्या करा, बंगाल में अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया. ब्रिटिश रूल बंगाल में इस्टेब्लिश हो गया था मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18 सेंचुरी के मिडल में. बैटल ऑफ प्लासी 1757. बैटल ऑफ प्लासी. In 1756, the Nawab of Bengal Ali Vardi Khan died and was succeeded by his grandson Sirajuddaulah, who wanted to curb
द ग्रोइंग पावर ऑफ द ब्रिटिश। क्या हुआ कि 1756 में जो बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खान, वो ख़त्म हो गए, मर गए, और उनकी गद्दी पे कौन बैठा? उनका पोता बैठा, ग्रैंडसन, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जवान लड़का था, नौजवान, तो वो चाहता था कि जो ब्रिटिश की पावर बढ़ रही है धीरे धीरे, उसको कम किया जाए। सिराजुद्दौला टास्क वॉज नॉट एन ईजी वन, सिंस ही हैड मेनी enemies both within and outside his court, and that made his position insecure and unstable। ये काम तो बहुत मुश्किल था कि ब्रिटिशर्स को रोकना इंडिया में, कि ब्रिटिशर एक मजबूत पावर की तरह धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे थे, और उसने सोचा था कि वो ब्रिटिशर्स को रोकेगा, लेकिन उसके एनिमीज कोर्ट में भी थे और बाहर भी थे, मतलब उसके दरबार में भी गद्दार थे और बाहर भी उसके दुश्मन थे, जिसकी वजह से इस काम को करना बहुत मुश्किल था। सिराज ऑर्डर द ब्रिटिश टू पे टैक्सेस टू हिम लाइक ऑल अदर मर्चेंट। अब सिराज ने क्या करा? पहला फरमान जारी करा कि ब्रिटिशर्स भी उसको टैक्स देंगे। अगर ट्रेड कर रही है ब्रिटिश बंगाल में तो नवाब को टैक्स देगी, जैसे और लोग दे रहे हैं। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, दिस एंगर द यंग नवाब। अब ब्रिटिश ने मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे टैक्स। तो अब क्या हुआ? नवाब को गुस्सा आ गया कि ब्रिटिशर्स उसकी बात नहीं मान रहे। In anticipation of the war with French, who had a trading settlement in Chandaur, the British has begun to fortify the Calcutta. This amounted to an attack on the Nawab's sovereignty। अब क्या हुआ कि फ्रेंच से लड़ाई के चक्कर में चंदौर नगर में फ्रेंच ने अपना एक सेटलमेंट ले लिया था कि लड़ाई हो सकती है ब्रिटिश से ट्रेडिंग के, तो वहाँ चंदौर नगर में एक सेटलमेंट बनाना चालू कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने भी एक सेटलमेंट बनाना चालू कर दिया था। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में जो उनकी फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की, वो क्या कर रहे थे? उसको किलाबंदी कर रहे थे, मतलब चारों तरफ से किला बना रहे थे, और नवाब ने उनको मना किया था कि किला नहीं बनाना है। तो अब क्या हुआ कि टैक्स भी नहीं दे रहे हो और वहाँ किला बना रहे हो ज़बरदस्ती। तो नवाब की इज्जत की बात आ गई थी कि उसकी बात ही नहीं सुन रहे ब्रिटिशर्स, जो वो कह रहा है। तो सिराज वॉज विलिंग टू लेट द यूरोपियन स्टे इन हिज किंगडम एज अ ट्रेडर, बट सर्टेनली नॉट एज अ मास्टर। सिराज ये चाहता था कि यूरोपियंस आए इंडिया में तो ट्रेडिंग करें, खाली आए, सामान खरीद फरोख्त करें, वहाँ पे अपना किला बंदी ना करें, किला ना बनाए, मास्टर ना बने, इंडिया पे कब्जा ना करें। तो ही ऑर्डर बोथ ब्रिटिश एंड द फ्रेंच टू डिसमेंटल देयर फोर्टिफिकेशन एंड नॉट फाइट देयर प्राइवेट वॉर ऑन दिस हिस्ट्री ऑन हिज टेरिटरी। द फ्रेंच एग्रीड, द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड। सिराज चाहता था कि वो ट्रेडर बन के रहें, यहाँ पर रूलर ना बने। तो उसने ऑर्डर करा दोनों को, ब्रिटिश को भी कहा और फ्रेंच से भी कहा कि आप लोग किला नहीं बनाएंगे, यहाँ बंगाल में आपका कोई किला नहीं बनेगा, और जो आप लोग की लड़ाइयाँ हैं, जो आप लड़ते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ नहीं लड़ेंगे, अपने घर पे जाके लड़िए। इंडिया में कोई लड़ाई नहीं होगी, या उसकी जगह पे कोई लड़ाई नहीं होगी, जितने उसका एरिया है उसके एरिया में आप लोग नहीं लड़ेंगे। तो फ्रेंच तो मान गए, शरीफ लोग थे, लेकिन आपके ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, ब्रिटिशर ने उसकी शर्तें मानने से मना कर दिया। अब क्या हुआ? सिराजुद्दौला वॉज एंग्रेज, द ब्रिटिश हैज ओपनली चैलेंज अथॉरिटी एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू टीच देम द। अब क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स ने उसकी बात नहीं मानी तो उसको गुस्सा आ गया कि वो नवाब है बंगाल का, ब्रिटिशर्स उसकी बात नहीं सुन रहे, आए थे यहाँ ट्रेडिंग करने और क्या बंगाल पे कब्जा कर लेंगे, तो वो गुस्सा आ गया। उसने कहा अब मैं उनको सबक सिखाऊंगा। आर्मी लेके पहुंच गया। कैप्चर ऑफ कलकत्ता, सिराज मार्च टुवर्ड द कलकत्ता विद अ लार्ज आर्मी एंड कैप्चर द फोर्ट विलियम इन जून 1756। जो किला बनाया था उन्होंने कब्जा कर लिया, उसने आर्मी लेके पहुंचा, ब्रिटिशर का किला था फोर्ट विलियम, उसको कब्जा कर लिया। कब किया? जून 1756 में किले पे कब्जा हो गया सिराज का। रिकवरी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता फिर रिकवर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। कैसे? रॉबर्ट क्लाइव द हीरो ऑफ आर्कॉट अराइव फ्रॉम द मद्रास। आर्कॉट के बारे में आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, आर्कॉट की लड़ाई हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव वहाँ गया था, अपनी आर्मी लेके टीपू सुल्तान से लड़ाई हुई थी, तो वो आ गया मद्रास, अपनी आर्मी लेके वो आ गया मद्रास। जब वो मद्रास से आ गया कहाँ? कलकत्ता। जब कलकत्ता आया तो उसने सिराज को पटक दिया और किला वापस छीन लिया। कब? जनवरी 1757 में सिराज से किला वापस ले लिया। द नवाब वॉज कंपल्ड टू रिस्टोर द ट्रेडिंग privilege and possession to East India Company and considered the right to fortify the कलकत्ता। अब नवाब को मजबूर किया गया कि जो भी ट्रेडिंग चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो दोबारा चलती रहेगी,
और जो वो किला बना रहे हैं तो किला बनाने की भी परमिशन आपको देनी पड़ेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। सिराजुद्दौला हैड गिवन इन टू all the demand for the British company. The British, however, were not satisfied. They had greater ambition. Their objective was to replace the Sirajuddaulah with a puppet ruler. चलो सिराजुद्दौला ने उनकी सारी शर्तें मान ली, ठीक है आप ट्रेड करिए, आप किला भी बनाइए, लेकिन अब ब्रिटिश को भरोसा नहीं रहा था सिराजुद्दौला। अब उनको पता था कि ये अब कभी भी बवाल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ये हमारे लिए सेफ बंदा नहीं है। तो वो सिराजुद्दौला को नवाब की गद्दी से हटाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वहाँ पे हम एक अपना बंदा बैठा दें, अपना पपेट बैठा दें, और हम जैसे चाहे वैसे ट्रेड करें, वो कुछ बोले ना। तो उन्हीं ने अब क्या करी, साजिशें करना शुरू कर दी, कॉन्स्पिरेसी टू रिप्लेस द सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी चालू कर दी। रॉबर्ट क्लाइव नाउ हैज अ प्लॉट विथ समवन ऑफ द इन्फ्लुएंसेस मैन इन द नवाब्स कोर्ट टू ओवरथ्रो द सिराज। अब क्या करा, उसने दिमाग लगाया रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने एक प्लान बनाया, जो नवाब के दरबार के लोग थे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करी, और धीरे धीरे प्लान उसने बनाया कि कैसे सिराजुद्दौला को हटाना है गद्दी से। मीर जाफर, द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब फोर्स, would be made the Nawab of the Bengal in return for a large amount of money and important trading privileges. अब उसने मीर जाफर को, अंग्रेजों ने क्या करा, मीर जाफर को अपनी टीम में ले लिया और मीर जाफर से कहा, मीर जाफर कौन था, कमांडर चीफ था नवाब की आर्मी का, उसको अपनी तरफ लिया, उससे कहा हम तुम्हें नवाब बना देंगे बंगाल का, और तुमको बदले में हमको क्या देना है, पैसा देना है, और हमको ट्रेडिंग की राइट देनी है, ट्रेडिंग प्रिविलेज देनी है, हम यहाँ जैसे चाहें वैसे ट्रेड करें। मीर जाफर राजी हो गया, भाई नवाब बनना था ना उसको, वो राजी हो गया, उसने गद्दारी कर दी। व्हेन द नेगोशिएशन विद द मीर जाफर वर फाइनलाइज्ड, अ सीक्रेट ट्रीटी वाज साइंड एंड द ब्रिटिश प्रेजेंटेड सिराजुद्दौला विद एन इम्पॉसिबल सेट ऑफ डिमांड। वॉर बिकेम इनएविटेबल। अब क्या हुआ कि जैसे ही मीर जाफर राजी हो गया कि हम नवाब बनेंगे, हम तुमको ये देंगे, तुम सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाओ, उसने कहा ठीक। तो ब्रिटिशर पहुंचे सिराजुद्दौला के सामने और उसके सामने डिमांड रखी है अपनी कि हमको ये चाहिए। अब इतनी डिमांड रख दोगे तो सिराजुद्दौला गुस्सा आ गया, और इस डिमांड्स पे लड़ाई तो होना ही होनी थी, इम्पॉसिबल डिमांड रख दी थी, तो ये होना ही था। तो अब हो गई मार, मार हुई, तो उसका नाम क्या था, बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला ने लड़ाई करी किससे, रॉबर्ट क्लाइव से, वो कहलाती है बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव लेड द ब्रिटिश फोर्सेस टू प्लासी नियर मुर्शिदाबाद, द कैपिटल ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी लेके पहुंचा कहाँ, प्लासी पे। कहाँ है प्लासी, मुर्शिदाबाद है, जो जो उस वक्त कैपिटल था कहाँ का, नवाब ऑफ बंगाल का कैपिटल था। सिराजुद्दौला भी पहुंचे अपनी आर्मी लेके, 50,000 बंदों को सिराजुद्दौला लेके पहुंचे। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट ऑन 23 जून 1757। डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। किसके बीच में हुई थी, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। द मेजर पार्ट ऑफ द नवाब आर्मी वॉज अंडर द कमांड ऑफ मीर जाफर डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। अब क्या हुआ, मीर जाफर कमांडर था इनका, और एक आर्मी का बड़ा हिस्सा उसके पास था। तो एक आर्मी का जब बड़ा हिस्सा उसके पास था, तो उसके अंडर में जितने लोग आते थे उन्हें लड़ाई करने से मना कर दिया, क्योंकि वो गद्दारी कर चुका था। अब जब उनको लगा, सिराजुद्दौला रियलाइजिंग डैट ही हैड बीन बिट्रेड, कि उसको धोखा दिया गया है, नवाब फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड, तो वो लड़ाई से भाग गया। ही वॉज कैप्चर एंड पुट टू डेथ, और उसको पकड़ा, अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया और उसको जान से मार दिया। मीर जाफर वॉज प्रोक्लेम द नवाब ऑफ बंगाल। अब मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बन चुका था, सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। अब इस लड़ाई का रिजल्ट क्या हुआ, ये भी देख लेते हैं। रिजल्ट बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो यही हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड मिल गया दोबारा से। अब वो कहाँ कहाँ फ्री ट्रेड कर सकते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो फ्री ट्रेड हो गया। कंपनी वॉज गिवन द जमींदारी ऑफ 24 परगनास, 24 परगनास की जमींदारी दे दी गई। बेसिकली कह सकते हैं उस जमाने में डिस्ट्रिक्ट, आज की जैसे डिस्ट्रिक्ट, मान लो कि 24 डिस्ट्रिक्ट की जमींदारी किसके अंडर आ गई, 24 डिस्ट्रिक्ट को कौन कंट्रोल करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। और मीर जाफर ने उनको उस वक्त 300 लाख रुपए दिए। मीर जाफर पेड कंपनी एट ऑफिशियल 300 लाख रुपीस जब बैटल प्लासी खत्म हुई, कंपनसेशन दिया। इंपॉर्टेंस क्या थी इस लड़ाई की, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट माना जाता है इसको, क्यों,
इट पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन बंगाल एंड इवेंचुअली द रेस्ट ऑफ इंडिया। यही पहला रास्ता था, मान लो यही वो रास्ता था, पहला स्टेप था जिसने ब्रिटिश रूल को इस्टेब्लिश करने में मदद करी, पहले तो बंगाल में, उसके बाद फिर पूरे इंडिया में। इट ट्रांसफॉर अ ट्रेडिंग कंपनी टू द पॉलिटिकल पावर। अभी जो ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ ट्रेड करने आई थी, उसने इतना दबदबा कर लिया था कि उसने वहाँ के रूलर को हरा दिया था, तो पॉलिटिकल पावर भी आ गई थी उसके अंदर। द नवाब ऑफ बंगाल वॉज reduced टू अ puppet इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश हु बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ द बंगाल। अब जो नवाब थे वो कठपुतली बन गए थे ब्रिटिश के, और ब्रिटिश के ही इशारों पे सारे काम कर रहे थे, बैठे थे रूलर की तरह लेकिन वर्चुअल रूलर थे, वो रियल रूलर नहीं थे। सारे डिसीजन कौन ले रहा था? ब्रिटिशर्स। इट प्लेस द डिस्पोजल ऑफ द ब्रिटिश the vast resources of the Bengal. Their resources helped them to win the third Carnatic War and the finance military expedition in other part of the India in the future. अब क्या हुआ? अब जब कब्जा कर लिया तो भैया हुआ क्या, थर्ड कार्नेटिक वॉर भी जीत गया है, क्योंकि उनको बंगाल से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने लगी थी। जब उनको बंगाल पे उनका राज हो गया, अब जो रूलर बैठा है वो उनका आदमी है, वो उनके इशारे पे काम कर रहा है, तो इसकी मदद से वो थर्ड कार्नेटिक वॉर भी जीत गए, फ्रेंच को हरा दिया था उन्होंने। मीर जाफर वॉज अ वीक रूलर। मीर जाफर एक कमज़ोर रूलर था, कमज़ोर रूलर था तभी तो उसने हाथ मिला लिया था, उसके अंदर काबिलियत नहीं थी रूलर बनने की, लेकिन गद्दारी करके बन गया था। ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलिंग बंगाल बट वर्चुअली नो पावर टू डू सो। द ब्रिटिश यूज देयर कंट्रोल ओवर द नवाब एंड ड्रेन द वेल्थ ऑफ द बंगाल। अब वो वर्चुअली रूलर थे, दिखने में तो रूलर वही थे, गद्दी वही बैठे थे, लेकिन उनको चला कौन रहा था? चला रहे थे ब्रिटिश। और वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा पैसा खाए जा रहे थे, हिंदुस्तान का, बंगाल का पूरा पैसा खाए जा रहे थे। द कंपनी एंड इट ऑफिशियल ओपनली एंड शेमलेसली प्लंडर्ड बंगाल। अब वो क्या कर रहे थे, खुले तौर पे बंगाल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बंगाल की रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे, पूरी तरह निचोड़े ले रहे थे बंगाल को। When B. Jafar was unable to meet the demand of the British, they disposed him and made his son-in-law. अब जब मीर जाफर इस लायक नहीं रहा कि वो ब्रिटिश की डिमांड पूरी कर सके, तो उन्होंने क्या करा, उसको भी हटा दिया गद्दी से, और उसके दामाद सन इन लॉ मीर कासिम को बैठा दिया। मीर कासिम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल इन 1760। 1760 में नया नवाब कौन बना बंगाल का? मीर कासिम। मीर कासिम रिवॉर्डेड द कंपनी बाय ग्रांटिंग इट्स जमींदारी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्दवान, मिदनापुर एंड चितागोन। अब मीर कासिम जब बन गए तो मीर कासिम ने भी कंपनी को गिफ्ट दिया, बनाया तो उनको कंपनी नहीं था, तो कंपनी को गिफ्ट दिया, जमींदारी दी 3 डिस्ट्रिक्ट की, कौन कौन सी? मिदनापुर, चितागोन और बुर्दवान की। अब ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी हैड सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ किंग मेकर। अब जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने आई थी, उसने अपने आप को उभारा, एक पॉलिटिकल फॉर्म में निकल के आई और एक किंग मेकर बनी, 2 लोगों को गद्दी बैठा चुकी है वो। थिंक एन आंसर। तो ये आंसर आप कमेंट में दिएगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डू यू थिंक दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वुड हैव बीन डिफरेंट इफ मीर जाफर हैड नॉट बिट्रेड सिराजुद्दौला? आपको लगता है कि अगर मीर जाफर धोखा ना देता सिराजुद्दौला को तो हिस्ट्री कुछ और होती? वाई? तो कमेंट करके बताइएगा। वॉट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट मीर जाफर कैरेक्टर फ्रॉम हिज एक्शन इन द कॉन्स्पिरेसी एंड द बैटल ऑफ प्लासी? और कैसा लगा आपको उसका कैरेक्टर, मीर जाफर का कैरेक्टर कैसा था? तो आप ये भी बताइएगा कमेंट करके। बैटल ऑफ बक्सर 1764। मीर कासिम वॉज अ कम्पिटेंट एंड द एफिशिएंट रूलर। मीर कासिम था तो अच्छा रूलर और एफिशिएंट था, डिटरमाइंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द फॉरेन कंट्रोल। अब उसने सोचा कि अपने आप को ब्रिटिश कंट्रोल से हटाएंगे हम, मीर कासिम ने। ही सून केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश। तो वो ब्रिटिश से चैलेंज करने लगा ब्रिटिश को। मीर कासिम एफिशिएंट रूलर था, वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज उस पर राज करे, वो चाहता था वो इंडिपेंडेंट रूल चलाए, किसी के नीचे कठपुतली बन के काम करना नहीं चाहता था। तो उसने सोच लिया था वो अपने आप को फ्री करेगा। टू स्ट्रेंथन हिज position, he improved the financial position of Bengal and raised a modern discipline and well-equipped army trained by the European. This made British increasingly hostile. अब उसने क्या करा, अपने आप को मजबूत करने के सबसे पहले तो उसने अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करा बंगाल को। उसके बाद आर्मी ट्रेन करवाई, यूरोपियन से ही ट्रेन करा रहा था अपनी आर्मी। मॉडर्न डिसिप्लिन वेल इक्विप्ड आर्मी यूरोपियन के द्वारा उसने ट्रेन कराया। अब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि ये साला ये आर्मी ट्रेन कर रहा है, तो अगर ये आर्मी ट्रेन कर रहा है तो ब्रिटिशर्स की आंखों में वो खटकने लगा। तो ब्रिटिशर की आंखों में खटका, उन्होंने देखा कि ये अपनी आर्मी ट्रेन कर रहा है, ये मेरे अंडर में लग रहा है, काम कैसे करेगा ये।
द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी मिसयूज देयर ट्रेड्स, जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे वो क्या करते थे, जो उनको ट्रेड की प्रिविलेज दी गई थी, सहूलियतें दी गई थी, वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। दे सोल्ड देयर ड्यूटीज फ्री ट्रेड परमिट टू द इंडियन मर्चेंट, वो ऑल्सो यूज देम टू कैरी ऑन ड्यूटी फ्री ट्रेड। अब वो क्या करते थे, जो उनको पास दिए गए थे ना फ्री ड्यूटी के, कि उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा ट्रेडिंग करने का, वो अपना बेच देते थे, किसको, इंडियन को, इंडियन मर्चेंट को बेच देते थे। अब जो इंडियन मर्चेंट है वो भी फ्री में करने लगे। अब उससे हो क्या रहा था, उससे नुकसान हो रहा था, कोई भी टैक्स नहीं देगा तो बंगाल के खाते में पैसा कहाँ आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आएगा। दिस डिप्राइव द नवाब ऑफ द लार्ज रेवेन्यूज एंड वॉज अनफेयर टू दोज द लोकल मर्चेंट हु पेड। अब ये क्या हो रहा था कि जिनके पास कार्ड थे, पैसे से खरीद लेते थे, तो उनको तो टैक्स देना नहीं था, और जो लोकल वेंडर थे बेचारे, लोकल मर्चेंट, तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। हुआ क्या, टू पुट एन एंड To put an end to all corrupt practice of the British, Mir Qasim abolished all duties on the internal trade. This made British furious. अब जब उसने देखा मीर कासिम ने कि जिनके पास पैसा है वो पास खरीदे ले रहे हैं, और जो बेचारे लोकल मर्चेंट है उनके ऊपर टैक्स बढ़ाई जा रही है, ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हैं उनसे, उसने सारे की सारी ड्यूटीज़ बंद कर दी, अबॉलिश कर दी, कि नहीं होगा ऐसा कुछ। तो अब ब्रिटिश गुस्सा आ गया कि ये हमारे खिलाफ जा रहा है। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन इक्वल स्टेटस विद द इंडियन मर्चेंट, उसने कहा, ब्रिटिशर्स से उसने कहा कि दोनों लोगों को बराबर स्टेटस दिया जाएगा, चाहे इंडियन मर्चेंट हो चाहे ब्रिटिशर मर्चेंट हो, अगर वो टैक्स देना तो ये भी टैक्स देंगे। लेकिन ब्रिटिशर गुस्सा आके कहने लगे नहीं, हम इंडियन के बराबर नहीं है। इन 1763 द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन मीर कासिम एंड द ब्रिटिश। 1763 में मीर कासिम ने लड़ाई कर ली अंग्रेजों से, हरा दिया, नवाब वॉज डिफीटेड। मीर का मीर कासिम को अंग्रेजों ने पटक दिया, कमज़ोर थे वो, उन्हीं को बैठाया था, अंग्रेजों ही ने बैठाया था। जब उन्हीं ने अंग्रेजों से लड़ाई करी तो अंग्रेजों ने उनको हटा दिया गद्दी से, हार गए वो। अब उनकी जगह दोबारा किसको बैठा दिया, मीर जाफर को दोबारा गद्दी बैठा दिया। मीर कासिम वॉज डिटरमाइंड टू रिकवर हिज थ्रोन। ही escaped to the अवध where he formed an alliance with the शुजाउद्दौला and the नवाब of अवध and the मुगल एम्परर शाह आलम। अब क्या हुआ कि जब मीर कासिम गद्दी से हट गए और मीर जाफर दोबारा बन गए, तो मीर कासिम ने सोचा मैं गद्दी लूंगा दोबारा इनसे, मैं इनसे लड़ूंगा। तो वो भागा, कहाँ भाग गया, वो छुप गया जाके अवध में। जब वो हार गया था तो जाके अवध चला गया। जब अवध पहुंचा तो उसकी मुलाकात हुई वहाँ शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला उस टाइम अवध के नवाब थे। उसने उनको अपना किस्सा बताया कि अंग्रेजों से ऐसी ऐसी लड़ाई हो गई, हमें आपकी मदद चाहिए, आप हमें मदद करिए। शुजाउद्दौला ने हाँ बोल दी। फिर वो लोग गए मुगल एम्परर शाह आलम टू के पास, उस टाइम मुगल एम्परर थे शाह आलम, उनको अपनी टीम में लिया। तो तीनों लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई ब्रिटिश के खिलाफ कि ब्रिटिशर से लड़ेंगे हम लोग। शाह आलम टू मुगल एम्परर थे, पूरे इंडिया पर राज कर रहे थे उस वक्त, और शुजाउद्दौला तुम्हारे अवध नवाब, अवध के नवाब थे। तो और तीनों लोग मिल के लड़े। द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द थ्री अलायंस क्लैश विद द कंपनीज ट्रूप एट बक्सर इन 1764 एंड वर डिसिवली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। तीनों लोग मिल के लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, बक्सर में लड़ाई हुई, तो कहलाती है बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में हुई थी, किसके, अंग्रेजों ने लड़ी थी, किसके खिलाफ लड़ी थी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला नवाब अवध और शाह आलम, ये तीनों एक टीम में थे और अंग्रेज अलग थे। अंग्रेज फिर भी जीत गए, तीनों को हरा दिया। इंपॉर्टेंस क्या है, द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बक्सर फॉर्मली स्टैब्लिश देम एज द मास्टर ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब क्या हुआ, जब वो प्लासी जीत चुके थे और बैटल ऑफ बक्सर भी जीत गए, तो अब वो वहां पे मास्टर की तरह स्टैब्लिश हो गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इट गेव देम द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस एंड कंट्रोल ओवर अवध एंड द मुगल एम्परर। अब क्या हुआ कि जब उन्हीं ने नवाब अवध को हरा दिया और मुगल एम्परर को भी पटक दिया, तो अब क्या हुआ, और ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कंट्रोल आ गया उनका, किसके ऊपर, अवध और मुगल के ऊपर। अब वो उनकी, अवध जो थे आपके नवाब और अवध, उनकी पॉलिटिकल जो भी वहाँ पे सिचुएशन थी उसमें भी वो हाथ डाल सकते थे, और जो मुगल थे अब उनके लिए भी अभी उन्होंने ट्रीटी साइन करी थी। मैं आपको बताऊंगा उस ट्रीटी में क्या हुआ था। बेसिकली हुआ क्या था, एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि हम अवध और मुगल में भी अब इंटरफेयर करेंगे। इट ले द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन हो गया था। एट दिस टाइम द रॉबर्ट क्राइम
रिटर्न टू इंडिया एज अ गवर्नर बंगाल। अब क्या हुआ, यही वो वक्त था जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया वापस आया गवर्नर बन के। बंगाल का गवर्नर बन के आया, इंडिया में गवर्नर बन के आया ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। In 1765, Clive signed the Treaty of Allahabad with the शुजाउद्दौला एंड द शाह आलम। अब क्या हुआ, जब इन लोगों ने मीर कासिम के साथ मिलकर लड़ाई करी अंग्रेजों से और अंग्रेजों से उनको हरा दिया, तो एक समझौता हुआ जिसको बोला ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। किसने किसने साइन करा, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू। शाह आलम टू आपके मुगल एम्परर और शुजाउद्दौला अवध के नवाब। अब इस ट्रीटी में क्या था, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, अवध वॉज रिटर्न टू शुजाउद्दौला। अवध शुजाउद्दौला को दे दिया गया था। However, the two districts of Kora and Allahabad were taken away from the नवाब। अवध पूरा दे दिया गया शुजाउद्दौला को, लेकिन उनकी दो डिस्ट्रिक्ट, कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट ली गई, कोरा और इलाहाबाद, किसने ले ली, अंग्रेजों ने ले ली। द नवाब ऑफ अवध हैड टू पे अ वॉर इंडेमनिटी ऑफ 50 लाख रुपीज टू द कंपनी। और जो नवाब थे उनको 50 लाख रुपए देना पड़ा मुआवजा, किसको, ब्रिटिशर्स को, कि उन्होंने लड़ाई करी। The British agreed to defend the Nawab of Awadh against his enemies. The Nawab would have to pay for the cost of the British troop. अब क्या हुआ, नवाब ने कहा कि, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम लोग, अब अगर आपकी किसी से लड़ाई होगी तो अब हम आपके दोस्त हो गए, अगर आपका कोई एनिमी आप पे अटैक करेगा तो हम लोग आपको बचाएंगे उससे, उसके लिए भी आपको हम लोगों को पैसे देना पड़ेंगे, मतलब हमारी आर्मी को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उसका पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। अवध became a buffer state between the British possession in Bengal and the Marathas। अवध को क्या बना देगा, एक साइड में बफर स्टेट बना देगा कि ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ चुका था अवध भी पूरी तरह से, और अभी उनका जो पोजीशन करने की कहाँ चल रहा था, वो बंगाल और मराठास का भी थोड़ा लफड़ा चल रहा था उनका, तो अवध को उन्होंने अभी साइड में रख लिया था। लेकिन अवध पे उनका अब एक तरह से देखिए तो अब वो कंट्रोल हो चुका था, उन्होंने ट्रीटी साइन करवा ली थी अवध से, अब अपनी आर्मी को वहाँ उन्होंने भेज दिया था, उनकी आर्मी वहाँ ट्रेंड हो रही थी अवध के पैसों पे। द ब्रिटिश गेव शाह आलम टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद एंड एन एनुअल पेंशन ऑफ 26 लाख रुपीज इन रिटर्न। अब ब्रिटिश ने जो डिस्ट्रिक्ट अवध से ली थी वो किसको दे दी, वो दे दी मुगल एम्परर शाह आलम को, और उनसे कहा कि हम आपको 26 लाख रुपए सालाना पेंशन भी देंगे, और उसके बदले हमें क्या चाहिए, इन रिटर्न द मुगल एम्परर शाह आलम, द नॉमिनल हेड ऑफ द मुगल एम्पायर, ग्रांटेड द कंपनी दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द एंड द जज सिविल केसेस। द कंपनी कंट्रोल ओवर बंगाल वॉज मेड लीगल। अब क्या हुआ, कंपनी ने कहा शाह आलम से, जो कि मुगल एम्परर 2 थे, कि हम आपको कोरा दे रहे हैं, इलाहाबाद दे रहे हैं, और हर साल आपको 26 लाख रुपए देंगे, लेकिन बदले में हमको क्या चाहिए, बदले में कंपनी को चाहिए था दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स किसके चाहिए थे, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के। दीवानी राइट्स क्या होता है, दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू, पैसा कलेक्ट करने की जो ताकत होती है, जैसे पहले मुगल एम्पायर के पास थी, तो अब वो ब्रिटिश ने उनसे ले ली। ब्रिटिश ने कहा रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे लोगों से, टैक्सेस हम लेंगे, हमारे पास आएगा वो, तो वो राइट उनसे ले लिए। और जो भी सिविल केसेस होते थे, वो सिविल केसेस को कौन जज करेगा, उसको भी ब्रिटिश करेगा। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने पूरी तरह अपने आप को कंट्रोल में ले लिया, अब बंगाल पे उनका पूरा कंट्रोल हो गया था, लीगल कंट्रोल हो गया था बंगाल पे। द पपेट नवाब ऑफ बंगाल कंटिन्यू टू सिट ऑन द थ्रोन बट दे हैड नो मिलिट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। और जो पपेट बन के बैठे थे आपके बंगाल के नवाब, वो बैठे रहे गद्दी पे, और उनके पास कोई पावर नहीं थी, ना मिलिट्री पावर ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। आफ्टर मीर जाफर डेथ इन 1765 हिज सन वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। और मीर जाफर की डेथ के बाद उसके लड़के को नवाब बना दिया गया। ही हैड टू साइन अ ट्रीटी विद क्लाइव अकॉर्डिंग टू विच ही हैड टू डिस्पैच मोस्ट ऑफ हिज आर्मी, डिसबैंड मोस्ट ऑफ हिज आर्मी। अब क्या करा, जो जब मीर जाफर मर गए तो उनका लड़का गद्दी बैठ गया। जब उनका लड़का गद्दी पे बैठा तो उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। और रॉबर्ट क्लाइव ने उस ट्रीटी में उससे क्या कहा कि आपको आधी से ज़्यादा अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी। ही हैड ऑल्सो ट्रांसफर द निजामत पावर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनल जस्टिस टू द डिप्टी नवाब अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश।
अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने उससे क्या कहा कि आपको अपनी निजामत की पावर भी देना पड़ेगी। किसको? जिसको ब्रिटिश ने अपॉइंट करा है, डिप्टी नवाब एक ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था, उसको आपको अपनी निजामत की पावर भी देना पड़ेगी। निजामत की पावर बेसिकली क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। मतलब किसी राज्य को चलाने के लिए आपके पास जो पावर होती है उसको बोलते हैं निजामत, कि निज़ाम को आप कैसे चला रहे हैं। और जो भी वहाँ पे केसेस होते हैं या क्रिमिनल केसेस होते हैं, इंसाफ करना होता है, सही फैसले लेने होते हैं, तो वो सब फैसले अब किसके हाथ में आ गए थे? डिप्टी नवाब के, जो कि किसने अपॉइंट किया था? ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के लड़के को बैठाया तो गद्दी पे, लेकिन उससे ट्रीटी साइन करा रही कि आपको अपनी सारी आर्मी, आपको आर्मी देनी पड़ेगी अपनी, और आपको निजामत की पावर भी देना पड़ेगी। किसको? ब्रिटिशर्स को। द डिप्टी नवाब कुड नॉट बी डिसमिस्ड बाय द नवाब। और वो जो डिप्टी नवाब है उसको नवाब हटा नहीं सकते गद्दी से, वो जब ब्रिटिश चाहेंगे तभी हटेगा। द नवाब वॉज गिवन एन अलाउंस ऑफ 53 रुपीज विच वॉज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस। और नवाब से कहा कि हम आपको 53 लाख रुपए का अलाउंस देंगे, जो धीरे धीरे कम होता चला गया। Thus, the English East India Company became the real ruler of the Bengal from 1765। और फिर उसके बाद 1765 के बाद रियल रूलर कौन उभर के आए बंगाल के? ईस्ट इंडिया कंपनी ही बंगाल की रियल रूलर बन के आई 1765 के बाद। जब सब कुछ उनके कब्जे में आ गया तो अब वो रूलर हो गए बेसिकली। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है गवर्नर ऑफ बंगाल। तो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था 1757 से 60 तक। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर बने थे बंगाल के। उसके बाद हेनरी वंसिस्टार्ड बने थे आपके 1660 से 65 के बीच। उसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव बने गवर्नर 1765 से 67 के बीच। उसके बाद फिर हैरी वेस्लेट बने 67 से 69 के बीच। उसके बाद कार्टियर जॉन गवर्नर बने। उसके बाद वैरन हेस्टिंग गवर्नर बने। तो 73 तक गवर्नर का दौर था, गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाते थे। अभी तक बंगाल का कब्जा था ना। उसके बाद इन लोगों ने इंडिया पे कब्जा कर लिया था पूरा, तो फिर अब क्या हो गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लोग बन के आते थे। तो पहले गवर्नर जनरल थे वेरिंग हेस्टिन। उसके बाद सर जॉन मैकफरसन, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलिस, सर जॉर्ज बैरलो, लॉर्ड मिंटो, मार्किस हेस्टिन, लॉर्ड आर्मस्ट्रहेस्ट, लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, एलन बोर्गो, हार्डिंग, डेलहौजी। ये सब के बारे में हम लोग अभी हिस्ट्री में और आगे पढ़ेंगे। ये सब लोग आए, गवर्नर जनरल बन के आए, और इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी इंडिया में। ये आपका, अभी तो आप 8 क्लास में हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे हायर स्टडीज़ में, कभी भी सिविल की तैयारी करने जाएंगे, जहाँ पे भी हिस्ट्री पूछी जाती है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये सब नाम है, और कौन सी डेट में कब ये बने गवर्नर जनरल बने, कब बंगाल के जनरल गवर्नर बने। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सिविल सर्विसेज के, आप जब भी तैयारी करेंगे आगे, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे बनते हैं। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। डुअल गवर्नमेंट बंगाल में बन गई थी। डुअल गवर्नमेंट बेसिकली क्या थी? 1765 से 1762 के बीच में डुअल गवर्नमेंट बनी थी। क्लाइव इंट्रोड्यूस अ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल इन 1765। बंगाल नाउ हैड टू मास्टर, द नवाब एंड द कंपनी। बेसिकली क्या है, जब ट्रीटी साइन करवा ली है, तो अब डुअल गवर्नमेंट का बेसिकली फंडा क्या था कि डुअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी साइन करा ली थी, तो अब नवाब जो बंगाल थी उनके पास दो मास्टर थे। एक नवाब था और एक कंपनी। नवाब तो सिर्फ बैठा था, चला कौन रहा था उसको? कंपनी। द नवाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जवाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस, डेट इज क्रिमिनल केसेस। तो नवाब को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी? नवाब एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, और इंसाफ करेंगे, क्रिमिनल जस्टिस देखेंगे। द कंपनी हैड मिलिट्री पावर। कंपनी के पास क्या था? मिलिट्री पावर आ गई थी। राइट टू कलेक्ट एंड यूज द रेवेन्यू ऑफ बंगाल। मतलब मिलिट्री पावर अपने पास रख ली, आर्मी अपने पास रख ली। राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ बंगाल। अब बंगाल से जो रेवेन्यू आ रहा था वो भी कौन कलेक्ट करेगा? कंपनी करेगी। तो बंगाल, फायदे की चीजें अपने पास हैं, पैसा अपने पास आ रहा है, आर्मी अपने पास रख ली आर्मी ने, ओ ब्रिटिशर्स ने, और बंगाल को क्या दिया कि आप सिर्फ कानून व्यवस्था संभालिए। दिस अरेंजमेंट वॉज नोन एज डुअल गवर्नमेंट। तो ये दोनों लोग मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन सारी पावर मेन ब्रिटिशर्स अपने ही हाथ में रखे हुए थे। द कंपनी एंजॉयड पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी पावर तो एंजॉय कर रही थी और अपने पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रखी थी? नवाब को। द नवाब ऑन द अदर हैंड वॉज बर्डन।
और नवाब के कंधों पे बोझ आ गया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और विदाउट द रिसोर्स नेसेसरी। अब क्या हो गया, यहाँ पे हुआ क्या कि नवाब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, लेकिन पैसा चाहिए होता है ना, रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। वो पैसा किसके पास था, रिसोर्सेज किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास। विदाउट द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर रनिंग इट एफिशिएंटली, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। जिम्मेदारी है लेकिन पावर नहीं है, काम करना है आपको गुलामों की तरह, जिम्मेदारी उठानी है, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है नवाब के पास। द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय द इंडियन ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द कंपनी। तो अब रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था, इंडियन ऑफिशियली थे, लेकिन उसको अपॉइंट किसने करा था, कंपनी ने। द ग्रीड करप्शन एंड ऑपरेशन ऑफ दिस ऑफिशियल reduce द peasant to condition of the utter misery. The company took no interest in the welfare of the people. अब ये जो ऑफिशियल थे, ये लोग ज़्यादा ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे, इन लोग के अंदर लालच बढ़ती चली गई थी, और कंपनी इस बात को देख ही नहीं रही थी कि लोगों की हालत बस से बदतर होती जा रही है, और जो किसान है वो टैक्स दे दे के बर्बाद हुआ जा रहा है। तो लेकिन कंपनी को इससे मतलब नहीं था, कंपनी उस लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही थी, उसको सिर्फ रेवेन्यू कर लेने से मतलब था। द कंडीशन ऑफ द पीपुल वर्स व्हेन बंगाल वाज हिट बाय अ टेरिबल famine इन विच 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन पेरिश। अब लोगों की कंडीशन इतनी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी, और वहाँ पे सूखा पड़ गया बंगाल में, फेमाइन आ गया, और उसमें क्या हुआ, 1/3 पॉपुलेशन समझ लिए बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। Nobody cared, neither company nor the Nawab, who in any case had either the authority nor the resources to lessen the miseries of the people. अब क्या हुआ, इतना बड़ा हादसा हो गया, वहाँ फैमान आ गया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नवाब के हाथ में पावर नहीं थी कि कुछ सुन सके लोगों से। सब कुछ चला रही थी कंपनी, नवाब बस खाली बैठे हुए थे गद्दी पे। द कंपनी थ्रो इट्स पावर टू नॉमिनेट द डिप्टी नवाब ओनली इंटरफेयर इन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एम्यूजिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी क्या करती थी, जो उसने नवाब रखा था ना डिप्टी नवाब, उसके थ्रू बस आती थी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, उसके बाद निकल जाती थी, बस और कुछ नहीं करती थी। द एविल ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट बिगेंस टू मैनिफेस्ट देमसेल्फ, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इकोनॉमिक कोलैप्स। अब इससे हुआ क्या कि ड्यूअल गवर्नमेंट की वजह से हुआ क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी दोनों की दोनों कोलैप्स कर गई। इन 1772 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड वैरेन हेस्टिंग एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ, 1772 में वैरेन हेस्टिंग को गवर्नर बना के भेजा गया बंगाल का। इन 1773 बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। और 1773 में उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। द गवर्नर जनरल नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। द गवर्नर जनरल ही अब वहाँ पे कौन था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे है कि नवाब को कौन कौन सी पावर दी गई थी। नवाब के पास निजामत पावर थी, और इंग्लिश के पास कौन सी थी, दीवानी पावर। निजामत में क्या होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और कलेक्शन रेवेन्यू आपका किसके पास था, ब्रिटिशर के पास। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और जस्टिस कौन देखेगा, जस्टिस देखेगी ये ब्रिटिशर। क्रिमिनल केस में जस्टिस कौन देखेगा, क्रिमिनल केस में नवाब देखेंगे। और डिफेंस और मिनिस्ट्री किसके पास होगी, डिफेंस और मिलिट्री पावर होगी आपकी ब्रिटिशर्स के पास। नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्स नेसेसरी टू रन। नवाब के पास जिम्मेदारी है लेकिन पैसा नहीं है, कैसे उसको पूरा करेंगे। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर इन द हैंड ऑफ द कंपनीज दैट डिड नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सारी रिसोर्सेज इसके पास नहीं, कंपनीज के पास थी, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा उड़ा रहे थे बस वो। एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट। In 1772, Warren Hastings abolished the dual government and the Bengal was brought under the direct and the complete control of the company. जब वैरन हेस्टिंग आपका गवर्नर जनरल बन के आया, तो उसने क्या करा, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम ही खत्म कर दिया, और बंगाल को डायरेक्ट किसके कंट्रोल में ले लिया, बंगाल को डायरेक्ट ले लिया कंपनी के कंट्रोल में। द नवाब वॉज डिपोज एंड पेंशन ऑफ, नवाब को हटा दिया गया और उनकी पेंशन भी ले ली गई। द ट्रेजर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू द कलकत्ता विच नाउ बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल एंड द लेटर ऑफ इंडिया। और जो भी ख़जाना था वो कहाँ आ गया, द ट्रेजर वॉज शिफ्टेड मुर्शिदाबाद टू, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता आ गया, और उसी को क्या बना दिया गया, बंगाल का कैपिटल बना दिया गया नया। पहले मुर्शिदाबाद था ना बंगाल का कैपिटल, तो ख़जाना वहाँ था, तो ख़जाना उठा के कहाँ आ गया, पूरी ट्रेजरी शिफ्ट कर दी गई कहाँ, कलकत्ता में। वैरन हेस्टिंग वॉज अ कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर, ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंडिया। वैरन हेस्टिंग
अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने एक एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम बनाया, नए ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया इंडिया में, और नए नए फाउंडेशन रखी जिससे गवर्नमेंट को और आगे अच्छी तरह से बना बढ़ावा मिले और गवर्नमेंट को चलाया जा सके। यहाँ पे एक डिस्कशन है, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द मुगल प्रोविंस वर्क वेरी सक्सेसफुल ड्यूरिंग अकबर रेन, वाई इन योर ओपिनियन डिड द डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय क्लाइव फेल, ये आपको बताना है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।